हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 आरबीएससी के लिए एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हमें सीखना है शेयर्स का इश्यू सीखना और डिवेंचर्स का इश्यू सीखना है। तो देखिए, कंपनी अकाउंट्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कंपनी लेखे कहेंगे। हमें पढ़ना है कंपनी लेखे, और इन कंपनी लेखों के अंतर्गत जो हमें टॉपिक इस चैप्टर में कवर करना है वो टॉपिक होगा अंशों। शेयर का मतलब होता है अंश, और डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ये हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सर ये जो कंपनी जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हमने कंपनी वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग की है। जब आप 12th में आए तो पार्टनरशिप फर्म के लिए आपने अकाउंटिंग की है। तो एक स्मॉल लेवल पर जो बिजनेस लाया जा रहा था वो कौन सा था? सर, सोल प्रोप्राइटरशिप था। बिजनेस का जो स्वरूप था वो थोड़ा बड़ा किया हमने, तो हमने कौन सा फॉर्म अडॉप्ट किया? वहां पे कौन से फॉर्म में गए? सर, पार्टनरशिप के फॉर्म में चले गए। यानी पार्टनरशिप का एक प्रकार हो गया, एक स्वरूप हो गया बिजनेस का। एकल व्यापार से बड़ा स्वरूप कौन सा था? पार्टनरशिप था। अब हम ये चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर अगर हमने क्या करना है, व्यापार को चलाना है, तो 1, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर बहुत बड़े लेवल पर, एक पूरे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार को नहीं चला सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जनता से पूंजी इकट्ठी करनी होती है। इसके लिए हम क्या बना लेते हैं? कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी क्या होता है? लोगों का एक संघ होता है, जिसमें अपनी इच्छा से कुछ लोग एक संघ बना लेते हैं, और वो संघ बनाने का उद्देश्य होता है एक बड़े लेवल पर व्यापार को करना। और उस व्यापार को करने के लिए उस संघ को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? सामान्य अर्थों में कंपनी क्या होता है? व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ। व्यक्तियों का एक ये स्वैच्छिक संघ होता है। किस काम के लिए होता है? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए। क्या है कंपनी? सर, सामान्य अर्थों में कंपनी व्यक्तियों का एक संघ होता है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होता है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है? व्यवसाय को चलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार या स्थापित हो, कंपनी कहलाता है। कौन कंपनी कहलाता है? सर, कंपनी जो व्यक्तियों का जो स्वैच्छिक संघ बना है, ये व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ ही कंपनी कहलाता है। इस स्वैच्छिक संघ का उद्देश्य क्या है? किसी व्यवसाय को चलाना। और इस स्वैच्छिक संघ का जो स्थापना होगी वो किस प्रकार होगी? कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इसकी स्थापना होगी। कानूनी प्रक्रिया कौन सी कानूनी प्रक्रिया? सर, ये कंपनी एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित एक निगम या फिर एक संस्था होती है। तो इस निगम या संस्था का जो निर्माण होता है कंपनी का,
वो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी को परिभाषित किया गया और क्या कहा गया, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और इसकी उपधारा 20 कंपनी को परिभाषित कर रही है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी क्या होती है, इस धारा के अनुसार कंपनी एक समामेलित संस्था होती है। समामेलित का मतलब होता है रजिस्टर्ड संस्था। तो कोई भी कंपनी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर इससे पहले अगर कोई अधिनियम था तो इससे पहले के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। तो यहां पे इसमें क्या परिभाषा देगी, कंपनी से आशय, कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत या इससे पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी से है। तो देखिए सामान्य अर्थों में हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी एक व्यवसाय का स्वरूप होता है। इसमें कुछ व्यक्ति एक संघ बनाते हैं व्यवसाय चलाने के लिए और उस संघ का कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण करा लिया जाता है, यानी कि उसकी स्थापना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, वो कंपनी है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 उपधारा 2013 की धारा 2 उपधारा 20 क्या कहती है कि कंपनी से आशय क्या होता है, उस कंपनी से कंपनी का आशय होता है जो या तो इस अधिनियम, कौन से अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 या फिर इससे पहले के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अगर कोई संस्था हुई है तो वो संस्था ही कंपनी है। तो ये धारा क्या कहती है, परिभाषित क्या करती है धारा को, कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पूर्व की किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी से है, कंपनी से है। तो प्रश्न ये उठता है सर इस अधिनियम 2013 से पहले कौन सा अधिनियम लागू होता था, तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे अपना इसके कोई काम नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने से पहले भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ करता था। इस अधिनियम से पहले भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ। जब ये कंपनी अधिनियम 2013 आया तो कंपनी अधिनियम 1956 स्वतः समाप्त हो गया। अब देखिए जब हम इस अधिनियम की परिभाषा पर गौर करें तो इससे कंपनी की विशेषताएं प्रकट नहीं होती कि कंपनी की विशेषता क्या, वास्तव में कंपनी क्या चीज होती है वो हमारे सामने नहीं आती। अर्थ हमने पढ़ा था कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक संघ बना लेते और उस संघ का उद्देश्य होता है व्यापार को चलाना, और व्यापार को चलाएंगे तो उसकी स्थापना भी हमें करनी पड़ेगी व्यापार की, यानी कि उस संघ की स्थापना जो हमने की है वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत की है। तो ना तो इस अर्थ से और ना ही इस परिभाषा से कंपनी की पूरी विशेषताओं का वर्णन हमें नहीं मिल रहा। तो कंपनी की पूरी विशेषताएं हम जानने के लिए क्या पढ़ेंगे सर, एक परिभाषा और पढ़ेंगे प्रोफेसर हैने के अनुसार। प्रोफेसर हैने ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है जो कंपनी की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कर देती है। तो प्रोफेसर हैने के अनुसार प्रोफेसर हैने क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति, क्या कहते हैं, कंपनी विधान द्वारा
निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसको कृत्रिम व्यक्ति बताया गया, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का अर्थ क्या? तो देखिए, एक होते हैं प्राकृतिक व्यक्ति, एक होते हैं कृत्रिम व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्ति वो होते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो मानव होते हैं, वो सारे प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं। जबकि कृत्रिम व्यक्तियों के अंतर्गत कौन आते हैं? जो कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन संस्थाओं का पंजीकरण हो जाता है, जिन संस्थाओं की स्थापना कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत होती है, वो सभी संस्थाएं कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कंपनी क्या है? विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है, जिसका पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। क्या होती है सर? इसकी एक सार्वमुद्रा भी होती है, और इसकी एक सार्वमुद्रा का मतलब होता है मोहर, यानी सील। सार्वमुद्रा होती है। ये जो सार्वमुद्रा यानी कि मोहर जो होती है कंपनी की, वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। देखिए, कंपनी क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, इसके कोई हाथ या पैर नहीं होते हैं, इस वजह से ये सिग्नेचर अपने नहीं कर पाती। ये हमारे हाथ पैर हम सिग्नेचर कर सकते हैं, कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति तो है नहीं, तो जिसके कोई हाथ पैर है नहीं, तो हम क्या करते हैं? कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए इसके सिग्नेचर का जो काम करेगी वो कौन करेगी? इसकी जो मोहर होगी, यानी इसकी जो सील होगी, यानी कि सार्वमुद्रा कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। तो प्रोफेसर हैने ने जो आपको ये परिभाषा बताई है, इस परिभाषा से कंपनी की विशेषताएं भी हमारे सामने आती है। देखिए, कंपनी क्या होती है सर? कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकृत होता है इसका, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति होती है। मतलब ये हो गया कि इसको एक व्यक्ति का दर्जा कानूनी रूप से दे दिया गया है, और कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है। इसका अर्थ क्या है? कंपनी अपने सदस्यों से पृथक मानी जाती है कानूनी रूप से। अब जब भी हम अकाउंट्स बना रहे थे सर, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी एकल व्यापारी के लिए बनाए, पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स बनाए, तो उनमें भी हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा लेकर चलते थे। लेकिन एकल व्यापार में और साझेदारी फर्म में जब हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा लेते थे, तो हम कहते थे कि लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक पृथक पृथक होते हैं। लेकिन कंपनी की दशा में हम बात करेंगे तो ये लेखांकन के दृष्टिकोण से भी कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होगी, और अब लेखांकन के दृष्टिकोण से भी अपने सदस्यों से पृथक होगी। एकल व्यापारी फर्म में या फिर साझेदारी फर्म में व्यापार और व्यापार के मालिक लेखांकन दृष्टि से तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टि से एक ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी की दशा में कानूनी दृष्टि से और लेखांकन की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है। और अविच्छिन्न उत्तराधिकार का अर्थ ये होता है कि कंपनी जो है वो सतत रूप से लगातार चलती जाएगी। कंपनी के सदस्य आए या फिर चले जाए, इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी से चला जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी के रूप में आ सकता है, तो इसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का थोड़ा जो है मोहर होती है, यानी सील होती है कंपनी की, और ये जो सील होती है कंपनी की, ये कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। जब भी कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बनेगा तो उस पे सील लगाई जाएगी, मोहर लगाई जाएगी कंपनी की, तो तभी वो कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ माना जाएगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ ये हमने कंपनी का अर्थ पढ़ा, दो परिभाषाएं पढ़ी। एक पढ़ी हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, और दूसरी पढ़ी हमने प्रोफेसर हैने के अनुसार। अब इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम क्या करते हैं? कंपनी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो विशेषताएं हमें कोई अलग से याद नहीं करनी है। अगर आपने ये तीन चीजें याद की है या लिखी हुई,
तो आपको आराम से आप क्या कह सकते हैं, सर हमें विशेषताएं पता है। देखिए कहां से विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता तो आप ये कह सकते हो कि कंपनी क्या होता है, एक पंजीकृत संघ होता है। क्या होता है सर, कंपनी एक पंजीकृत संघ होता है और जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। कंपनी क्या है सर, पंजीकृत संघ होता है जिसका पंजीकरण किसके अनुसार होता है सर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। दूसरी विशेषता पर जब हम बात करें तो दूसरी विशेषता देखिए, यहां पे प्रोफेसर हेने ने क्या कहा, प्रोफेसर हेने कहते हैं कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कौन है, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति का जो कानून द्वारा बनाया गया है, इंसान द्वारा जो बनाया गया है, उसे अपन कृत्रिम व्यक्ति की परिभाषा दे सकते हैं। तो कंपनी को एक व्यक्ति मान लिया गया, इसको नेचर ने नहीं बनाया, इसको प्रकृति ने नहीं बनाया, इसलिए इसको हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। तो इसके कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, बस ये एक काल्पनिक रूप से एक व्यक्ति है, तो इसको कृत्रिम व्यक्ति की इसका दर्जा दिया गया है। तो पहली विशेषता क्या थी, कंपनी एक पंजीकृत संस्थान है जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। दूसरा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। देखिए मैंने क्या बताया, कंपनी का पंजीकरण होता है कंपनी अधिनियम के अनुसार, यानी अधिनियम किस में आ गया, विधान में, यानी कि कानून के अंतर्गत आ गया। तो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। अगली विशेषता पर हम बात करें तो कंपनी का पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का अर्थ होता है कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है, यानी कि कंपनी और कंपनी के जो सदस्य हैं कानूनी दृष्टिकोण से पृथक पृथक माने जाते हैं। कंपनी के जो दायित्व वो कंपनी के दायित्व है, सदस्यों के निजी दायित्व, निजी संपत्तियों से उनकी भरपाई नहीं करेंगे। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अपने सदस्यों से पूर्ण रूप से पृथक होता है कानून के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो कानूनी दृष्टिकोण से और लेखांकन दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से पृथक अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से। अगली विशेषता, कंपनी का एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब है कि कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई सदस्य आ रहा है या जा रहा है। कंपनी के सदस्य बदलते रहते हैं, कोई सदस्य आ जाता है, कोई सदस्य चला जाता है, इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के सदस्य बदलते रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो यहाँ पे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए कंपनी के सदस्य हैं। मिस्टर ए सदस्य थे और मिस्टर ए की हो गई डेथ। इसका मतलब यह मिस्टर ए का जो कंपनी में हिस्सा था, अब उस हिस्से का मालिक कौन बन गया, इनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। मान लो मिस्टर ए का बेटा मिस्टर जेड था, तो मिस्टर जेड अब कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। कंपनी में हिस्सेदारी के लिए सदस्य उत्तराधिकारी बन सकता है। तो यहां पे जब ए की डेथ होगी तो ए चला गया, उसकी जगह सदस्य कौन बन सकता है, जेड बन सकता है, जबकि साझेदारी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसका मतलब है अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। कंपनी के सदस्यों के रिटायरमेंट से, सदस्यों के छोड़कर चले जाने से, या सदस्यों की मृत्यु हो जाने से, या सदस्यों के दिवालिया हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के सदस्य आए या जाए, कंपनी सतत रूप से चलती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार। तो कंपनी का एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और कंपनी की स्वयं की एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का अर्थ क्या होता है सर, सार्वमुद्रा का अर्थ होता है कंपनी की सील यानी मोहर, और कंपनी की जो मोहर होती है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। तो कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा है, जिसको सार्वमुद्रा को लगाने पर ही कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो लीगल बन पाता है। इसके अलावा भी अगर अपन इनकी विशेषताओं पर अपन बात करें तो इनकी कुछ विशेषताओं को हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं कंपनी का संचालन कौन करता है। कंपनी क्या है सर, व्यापार का ही तो एक स्वरूप है। इसका संचालन कौन करेगा, एक एकल व्यापारी था। एकल व्यापार की दशा में जो व्यापारी स्वयं उसका क्या करता था, संचालन करता था। साझेदारी फर्म में व्यापार का संचालन या तो सभी साझेदार करते थे या सभी साझेदारों की तरफ से एक साझेदार व्यापार का संचालन करता था। तो कंपनी में कौन संचालन करेगा, तो कंपनी के जितने सदस्य होंगे वो कंपनी के सारे सदस्य मिलकर कंपनी का संचालन नहीं करते हैं। कंपनी का संचालन जो है सदस्यों द्वारा
चुने गए कुछ व्यक्ति करते हैं, चुनिंदा व्यक्ति। तो कंपनी के सदस्यों द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, संचालक बोलते हैं। तो कंपनी का संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल कंपनी का मैनेजमेंट करता है, यानी कंपनी को जो संचालन करने वाला होता है वो सदस्यों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा, जिसको संचालक मंडल यानी कि इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, मैनेजमेंट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के सदस्यों में से ही होते हैं और सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। जैसे मान लो एक किसी कंपनी के 500 सदस्य हैं, कंपनी में कुल मान लो 500 सदस्य हैं, तो 500 सदस्य तो एक व्यापार में घुस नहीं सकते भाई। तो इन 500 सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को चुना जाएगा। जैसे हमने 5 व्यक्तियों का चुनाव किया, तो 5 व्यक्ति ही इस पूरे व्यापार को चलाएंगे। ये सारे 500 सदस्य मिलकर इन्हीं 5 या 6 या 7 या 8 व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। तो जिन व्यक्तियों को इन्होंने चुनाव किया है वो व्यक्ति कौन होंगे, कंपनी के संचालक होंगे। और जो संचालकों का जो संघ होता है, इनको संचालक मंडल कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और ये जो संचालक मंडल होता है, ये संचालक मंडल ही क्या करता है, कंपनी के व्यवसाय को संचालित करता है, कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन करता है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने बताया आपको कंपनी का अर्थ बताया है, कंपनी की परिभाषा बताई है और कंपनी की विशेषताओं पर भी मैंने आपसे चर्चा की है। तो देखिए क्या था अर्थ। सर, कंपनी स्वैच्छिक संघ होता है। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, अर्थात कंपनी के सदस्यों के आने व जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी की स्वयं की एक सार्वभौम मुद्रा होती है जो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। कंपनी का जो संचालन किया जाता है, कंपनी का जो प्रबंधन किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। संचालकों में से सदस्यों में से ही चुने गए कुछ विशिष्ट सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव भी कौन करता है, सर संचालक मंडल ही करता है। तो ये थी कंपनी की विशेषताएं और कंपनी का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो सामान्य रूप से मैंने आपको क्या बताया, सामान्यतः मैंने बताया कंपनी क्या है, कंपनी व्यवसाय का एक स्वरूप है। कंपनी व्यवसाय का ही एक स्वरूप है। जब व्यवसाय को बहुत बड़े लेवल पर चलाना हो तो उसे हम कंपनी के नाम से पंजीकृत करवा सकते हैं और फिर बड़े लेवल पे चलाया जा सकता है। क्योंकि बड़े लेवल पर व्यापार चलाने के लिए पूंजी भी ज्यादा चाहिए भाई, और पूंजी ज्यादा चाहिए तो एक पूंजी 5-7-10 लोग तो इकट्ठी करके दे नहीं सकते। अब कंपनी की पूंजी किस प्रकार इकट्ठी की जाती है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सामान्य अर्थों में कंपनी क्या है, व्यापार का ही एक स्वरूप होता है। और ये कंपनी जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कंपनी होती है, कंपनी के पढ़ने में प्रकार, मुख्यतः कंपनी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी कंपनी हुई, सर पहला हुई असीमित कंपनी। कौन सी कंपनी, सर असीमित कंपनी। दूसरा हमें पढ़ना है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और थर्ड होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तो कुल मिला के कंपनी कितने प्रकार की हुई, सर सामान्यतः हमने कंपनियों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है असीमित कंपनी, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और तीसरा है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब यहां जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है इसका हम पुनः विभाजन कर देते हैं 3 भागों में।
इसको हमने पुनः 3 भागों में विभाजित किया। पहला जो इसका भाग होगा वो होगा एकल व्यक्ति कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। दूसरा होगा निजी कंपनी, और तीसरा होगा सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी। तो सामान्यतः हमने कंपनी को 3 भागों में विभाजित किया, असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया, एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो 3 प्रकार की अपनी कंपनियां होती है और 3 भागों में हमने कंपनियों को मुख्यतः डिवाइड किए हैं। अब प्रत्येक कंपनी को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं असीमित कंपनी क्या होती है। असीमित कंपनी का जो प्रोविजन दिया गया है, यानी प्रावधान जो दिया गया है, ये कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 92 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का जो प्रावधान दिया गया है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। और अंशों द्वारा सीमित कंपनी से संबंधित जो प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 22 में दिया गया है। तो यहां असीमित कंपनी के बारे में बताया गया, कहां पे सर, धारा 2 उपधारा 92 में। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के बारे में बताया गया धारा 2 उपधारा 21 में। और अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बारे में कहां बताया गया सर, धारा 2 उपधारा 22 के अंतर्गत बताया गया है। असीमित कंपनी किसे कहते हैं? असीमित कंपनी का अर्थ होता है एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, अर्थात सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। तो असीमित कंपनी के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि असीमित कंपनी क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप यही कहेंगे, असीमित कंपनी का अर्थ होगा ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है, दायित्व की कोई सीमा नहीं है, अर्थात असीमित दायित्व होगा, सदस्यों का दायित्व है क्या होगा सर, ये दायित्व असीमित होगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कंपनी के दायित्वों की पूर्ति अगर नहीं हो पाती है कंपनी की संपत्तियों से, तो वो संपूर्ण पूर्ति कंपनी के सभी सदस्यों को मिलकर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्तियों से करनी पड़ेगी। दूसरा कंपनी थी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, जिसका प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 21 में दिया हुआ है। तो दूसरी आपकी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का जो दायित्व है
वो उस कंपनी के सीमा नियम में निर्धारित उस सीमा तक रहता है जो वे कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए अंशदान का वचन देते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के जो सदस्य होंगे उनका जो दायित्व होगा वो कंपनी के सीमा नियम में वर्णित राशि तक होगा और सीमा नियम में उल्लेखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए सदस्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से आशय क्या होगा? ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व है, जिसके सदस्यों का दायित्व है सीमा नियम में वर्णित निर्धारित राशि। सीमा नियम, कौन से सीमा नियम? पार्षद सीमा नियम। सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित होगा। वर्णित राशि तक सीमित हो को गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। इसका मतलब सीमा नियम में वर्णित राशि कहां तक होगी? सीमा नियम में वर्णित राशि का मतलब यह होता है कि कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए कितना अंशदान सदस्य करेंगे वो राशि इस कंपनी के सीमा नियमों में वर्णित हो जाती है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि वर्णित इसमें अर्थात इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के समापन के समय कंपनी के संपत्तियों के लिए अंशदान करने का जितनी राशि का वचन दिया जाता है, जैसे मान लो यहां पे कंपनी के अपन एक बार दो सदस्य मान लेते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो यहां पे मिस्टर एक्स ने कहा कि जब भी कंपनी का समापन होगा तो मैं कंपनी के समापन के समय अंशदान करूंगा, 5 लाख रुपए का तक का अंशदान कर दूंगा। तो इसने कंपनी के समापन पर कंपनी की संपत्तियों के लिए अंशदान 5 लाख रुपए के अंशदान की क्या दी है? वचन दिया है। तो ये 5 लाख रुपए सीमा नियम में वर्णित कर दिए जाएंगे। तो ये सीमा नियम में वर्णित राशि कौन सी होगी? जो सदस्यों द्वारा वचन दिया गया है संपत्ति में अंशदान के लिए, वही राशि सीमा नियम में वर्णित होगी और उस सीमा नियम में वर्णित राशि तक गारंटी द्वारा सीमित सदस्यों का दायित्व रहेगा। दूसरी तरफ वाई ने वचन दिया कंपनी को कि जब भी कंपनी का समापन होगा तो कंपनी की संपत्तियों के लिए ये 2 लाख रुपए का अंशदान करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए वाई ने वचन दिया है कंपनी की संपत्तियों में अंशदान के लिए, तो ये संपत्ति में अंशदान के लिए दिए गए वचन की राशि 2 लाख मिस्टर वाई की कंपनी के सीमा नियम में वर्णित की जाएगी और सीमा नियम में वर्णित राशि ही इनकी गारंटी होगी। यहां तक वो अंशदान करेंगे। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का हम सामान्य रूप से अर्थ ये कह सकते हैं कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की गारंटी की जो सीमा होती है, सदस्यों का जो दायित्व होता है वो उन सदस्यों के द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही शामिल होता है, सदस्यों द्वारा दिए गए वचन तक ही शामिल होता है। और यह वचन किस बात के लिए दिया जाता है? समापन के समय संपत्तियों में संपत्ति के लिए अंशदान का वचन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स ने दिए 5 लाख का वचन दिया है और वाई ने संपत्तियों में अंशदान के लिए 2 लाख का वचन दिया है। तो ये जो वचन दिया गया है इसे सीमा नियम में वर्णित किया जाएगा और सीमा नियम में वर्णित राशि की सीमा तक ही इनकी क्या रहेगी? इनका दायित्व रहेगा सदस्यों का। उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कह देते हैं। अगली कंपनी कौन सी है सर? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। अगली कंपनी है अपना अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तीसरी कंपनी कौन सी होगी? अंशों द्वारा
सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का सामान्य सा अर्थ है, कंपनी की जो कुल पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, और कंपनी की पूंजी का जो छोटा टुकड़ा होता है, यानी कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग, उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और ये अंश जनता में निर्गमित करके पूंजी एकत्रित की जाती है। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि तक हो। जैसे मान लो यहां पे मिस्टर ए हो, और मिस्टर ए ने किसी कंपनी के 500 शेयर परचेज कर लिए, 500 शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, और एक शेयर की जो वैल्यू थी इसकी थी 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी। अब मिस्टर ए ने जब शेयर खरीदे तो 3 रुपए प्रति अंश इसने भुगतान कर दिया था। 10 में से ये इसकी फेस वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू हो गई, और उसमें से 8 रुपए इसने भुगतान कर दिए। तो बकाया कितने रुपए रह गए, 100 पर 2 रुपए बकाया रह गए, यानी आदत राशि 2 रुपए है। तो यहाँ पे मिस्टर ए का कंपनी में कितना दायित्व होगा, मिस्टर ए का दायित्व अपने द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि, यानी 2 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 500 अंशों पर 1000 रुपए मिस्टर ए का दायित्व होगा। तो यानी कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सदस्यों का दायित्व उन सदस्यों के द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि तक ही सीमित रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। तो लिखिए, आप यहां पे लिखेंगे अपन अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व है उनके द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि तक सीमित रहता है, उसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब जितने अंश सदस्यों ने खरीदे हैं उन अंशों पर जितने भुगतान कर दिए वो सदस्यों का दायित्व नहीं है। अब भुगतान के बाद जो बकाया राशि अंशों की, वो बकाया राशि तक ही सदस्यों का दायित्व होगा, उसे बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी को हमने फिर बांट दिया 3 भागों में, एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। आपको मैं पहले एक बात बता दूं कि एकल व्यक्ति कंपनी और निजी कंपनी, ये दोनों कंपनियां ही निजी कंपनी होती है, और एक होती है सार्वजनिक कंपनी। अब एकल व्यक्ति कंपनी का जो प्रावधान दिया हुआ है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2, कौन सी धारा में इसका प्रावधान दिया हुआ है सर, इसकी धारा 2 और उपधारा 62 में एकल व्यक्ति कंपनी से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। और धारा 2 उपधारा 68, धारा 2 उपधारा 68 में निजी कंपनी को बताया गया है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को धारा 2 उपधारा 71 में बताया गया है। सार्वजनिक कंपनी को कहां बताया गया सर, धारा 2 उपधारा 71 में सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब इन तीनों कंपनियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी क्या होती है, और सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकल व्यक्ति कंपनी की। तो ये जो एकल व्यक्ति कंपनी का अर्थ होता है जो जिस कंपनी का सदस्य सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, उसे हम एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। और इस एकल व्यक्ति कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन को हम समामेलन कह सकते हैं या पूंजीकरण कह सकते हैं, ऐसा समामेलन कह सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो एकल व्यक्ति कंपनी का जब समामेलन होता है तो इसका समामेलन यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन एक निजी कंपनी के रूप में ही होता है, और इस कंपनी में सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या होता है, सदस्य होता है। और एकल व्यक्ति
कंपनी ये निजी कंपनी के रूप में समामेलित होती है। किस कंपनी के रूप में? निजी कंपनी के रूप में समामेलित होती है। निजी कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी में सिर्फ एक ही सदस्य होता है, एक ही सदस्य होता है। तीसरी बात, एकल व्यक्ति कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इस कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इसका। और इसका जो दायित्व होता है निजी एकल व्यक्ति कंपनी का, ये दायित्व होता है व्यावसायिक एवं सदस्य की निजी संपत्तियों तक विस्तृत होता है। निजी संपत्तियों तक दायित्व होता है। इसका मतलब एकल व्यक्ति कंपनी में जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यानी कि व्यावसायिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों दोनों से ही इस एकल व्यक्ति कंपनी के दायित्वों की पूर्ति की जा सकती है। तो यह है आपकी एकल व्यक्ति कंपनी। दूसरी कंपनी पे हम चर्चा करेंगे, कौन सी है सर? निजी कंपनी होती है। और निजी कंपनी का जो प्रावधान दिया हुआ है वो कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 68 में दिया हुआ है। और निजी कंपनी का अर्थ होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए या इससे अधिक होती है, यानी कि न्यूनतम 1 लाख रुपए की पूंजी निर्धारित है इसकी। और इसके जो अंतर नियम होते हैं उसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। और इसमें सदस्य संख्या मिनिमम कितनी होती है? न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 तक हो सकती है। और इसे अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सर निजी कंपनी कौन सी होती है? निजी कंपनी वो कंपनी है जिसके प्रावधान धारा 2 उपधारा 68 में दिए हुए, पहली बात। दूसरी बात, इसकी तो न्यूनतम पूंजी होती है। क्या होती है सर? न्यूनतम पूंजी। ये न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए होती है। कितनी होती है सर? 1 लाख। न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए होती है। तीसरी बात, पहली बात, धारा 2 उपधारा 68 में इसके प्रावधान दिए हुए, इसकी न्यूनतम पूंजी कितनी होती है सर? इसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख होती है। और इस कंपनी के जो अंतर नियम है निजी कंपनी के, ये अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। अंश हस्तांतरण, अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध का अर्थ यह है कि निजी कंपनी के जो सदस्य हैं वो अपने अंशों को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो निजी कंपनी होती है उसमें न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 2 और अधिकतम सदस्य संख्या होती है, अधिकतम सदस्य संख्या होती है 200। और इसके अलावा इस कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा सर? प्राइवेट लिमिटेड
शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ इनको करना पड़ेगा। तो ये निजी कंपनी है, तो निजी कंपनी से संबंधित प्रावधान धारा 2 उपधारा 68 में दी हुई है। इस निजी कंपनी की न्यूनतम पूंजी जो है 1 लाख रुपए होती है। इसके अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, अर्थात इसके अंशों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। निजी कंपनी के न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं सर? न्यूनतम सदस्य होते हैं 2। न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है, और इसको अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द को भी जोड़ना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक कंपनी पर। तो सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात करें तो सार्वजनिक कंपनी से संबंधित प्रावधान कहां दिए गए सर? धारा 2 उपधारा 71 में दिए हुए हैं। इसी के साथ सार्वजनिक कंपनी की जो न्यूनतम पूंजी निर्धारित की है, न्यूनतम पूंजी जो निर्धारित की गई है वो न्यूनतम पूंजी होती है 5 लाख रुपए। कितनी होती है सर? 5 लाख रुपए होती है। और सार्वजनिक कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस कंपनी के अंशों को हस्तांतरित किया जा सकता है। अगली जो बात है वो है इसकी न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। इसमें न्यूनतम सदस्य 7 होंगे और अधिकतम सदस्य की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो ये असीमित हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं सर? ये असीमित सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। और इसमें अगली जो बात आएगी वो ये आती है कि एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के साथ क्या लगाना पड़ता है सर? सिर्फ लिमिटेड शब्द को लगाना पड़ता है। तो अपने नाम के साथ ये क्या शब्द लगाएगी? सिर्फ लिमिटेड शब्द को लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द को नहीं लगाएगी। और इसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जैसा कि निजी कंपनी में दिया गया था। तो ये है आपके कंपनी के प्रकार। और आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है सर? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषाएं, और इसके बाद कंपनी की विशेषताओं पे हमने चर्चा की थी। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जो हमने अर्थ और परिभाषाओं से विशेषताओं को बनाया था। इसके बाद हमने कंपनी के प्रकार पर डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।